अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं इस वीडियो में जो है वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता देता हूँ कोडिंग के हवाले से, जिसमें जो है वो टेस्ट फेज वाइवा इसमें फाइनल वाइवा में या टेस्ट फेज वाइवा में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं एक अलग से फाइल बना लेता हूँ इसके अंदर टेस्ट नाम से। टेस्ट डॉट PHP। ओके, PHP की फाइल जो होती है वो डॉट PHP के एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। अगर हमने कोई HTML की फाइल, सिर्फ HTML की फाइल बनानी हो तो डॉट HTML के नाम से सेव करेंगे, लेकिन उसमें HTML की फाइल में PHP का कोड वर्क नहीं करता। ओके, तो यहाँ पर जो भी पेज आपने ओपन करना है इसमें अपना फाइल नेम विद एक्सटेंशन लिखेंगे। ओके, तो ये अभी के लिए ब्लैंक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, लास्ट टाइम जो कुछ स्टूडेंट्स ने उसमें किया था। इसमें पहले मैं PHP की तरफ आते हैं। PHP के जो टैग्स होते हैं उनको हम किस तरह से लिखते हैं, यानी जब PHP का कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उनको किस टैग के अंदर लिखते हैं, जो PHP के टैग्स होते हैं। तो उसमें हम ग्रेटर देन का साइन, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर PHP, ये होता है स्टार्टिंग टैग। ओके, और फिर क्वेश्चन मार्क और लेस देन का साइन, ये होता है ग्रेटर देन का साइन, ये होता है इंडेंट साइन। ठीक है, यानी यहाँ पे ये PHP का स्क्रिप्ट एंड हो गया। अब इसके अंदर जो है वो आप PHP का स्क्रिप्ट जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम पे आ जाते हैं कि वेरिएबल किस तरह से बनाते हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरिएबल्स। ओके, तो वेरिएबल बनाने के लिए जो है वो हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं। डॉलर साइन और फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। लेट से कोई भी नेम हम वेरिएबल को दे सकते हैं, जैसे मैं वैर दे देता हूँ। उसके बाद 123 अंडरस्कोर, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और स्टार्ट में जो है वो आप 123 यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, स्टार्ट में जो है वो आप बेशक अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, आईफन का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी आईफन लिखा, लेकिन वो यहाँ पे एरर का मतलब एक तरह से इनवैलिड जो है वो वेरिएबल शो हो रहा है, मैं हाइफन यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इस तरह लिखने के रूल्स होते हैं वेरिएबल को, कि आप हाइफन का यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट में आप जो है वो 1 2 3 का यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और जो है वो आप कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अभी के लिए जो है वो मैं var 1 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक वेरिएबल बन गया। अब इसके अंदर वैल्यूज़ किस तरह से हम असाइन कर सकते हैं, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अगर हमने कोई इंटीजर वैल्यूज़ पास करनी है तो वो सेम दैट इज़ ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये हमारी इंटीजर वैल्यूज़ हो गई, और इसके बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये वेरिएबल को जो है वो वैल्यू असाइन हो जाती है, वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज हो जाता है। अब जो है वो क्या हो जाता है कि अगर हमने इसमें जो है वो स्ट्रिंग पास करना है, जैसे बोल देते हैं कि आप वेरिएबल बनाओ जिसमें लिखो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान या आई लव पाकिस्तान, तो उसके लिए आप सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर वो वाली स्ट्रिंग लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान, और इसके बाद हम ये लगा देंगे सेमीकोलन। अब इन वेरिएबल्स को प्रिंट कैसे किया जाता है, प्रिंट करने के लिए जो है वो हम एको स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, एको कमांड का यूज़ करते हैं, एको और उसके बाद स्पेस और उसके बाद हम वेरिएबल का नेम var 1। ठीक है, इसके बाद सेमीकोलन, और इसको हम सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, अब वेरिएबल को कनकैटिनेट कैसे करते हैं। कनकैटिनेट का मतलब होता है एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ हम जोड़ते कैसे। ठीक है, अब मैं लेट से इसको लिखता हूँ आई लव, और मैं इसको पाकिस्तान को रिमूव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो अभी आई लव है। अब मैं एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ var 2 के नाम से, और इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ पाकिस्तान। ठीक है,
अब मैं चाहता हूँ कि दोनों की मतलब वैल्यू जो है वो प्रिंट होकर के आए, तो मैं यहाँ पे डार्ट लगाऊंगा। डार्ट का मतलब होता है कैनकेटिनेशन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दो जो है वो स्ट्रिंग पास कर, यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करना है एक्चुअली स्पेस, ताकि इस इन दोनों के दरमियान जो है वो थोड़ी सी स्पेस है, जैसे हमने स्टार्ट में लिखा था। उसके बाद फिर मैंने डार्ट का लगा दिया, यानी ये आपस में क्या हो गए, जोड़ दिए। अब यहाँ पे जो है वो मैं क्या करता हूँ, वह टू लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखें अब दोनों वेरिएबल्स को जो है वो इकट्ठे उसने जोड़ करके प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आप वेरिएबल को कंकैटिनेशन यानी वेरिएबल को इकट्ठा जोड़ सकते हैं। अ, अब जो है मैं इनके अंदर जो है वो कुछ लेट्स से इंटीजर पास करवा देता हूँ। मैंने वह 3 बनाया, वैल्यू लिख दीजिए कि अच्छा, एक और मैं बात बता दूं कि सी या सी प्लस प्लस के अंदर अगर हम वेरिएबल की टाइप जो है वो डिफरेंट होती है ना, तो उसके अंदर जो है वो हमें साथ में टाइप भी देनी पड़ती है। जैसे अगर इंटीजर है तो हम लिखते थे इंट एंड समथिंग सम वेरिएबल नेम, और फिर उसकी वैल्यू जो है वो इस तरह से। अगर कोई स्ट्रिंग होता तो हम लिखते थे कैट, यानी कैरेक्टर वेरिएबल और उसके आगे दिस और फिर उसकी इक्वल टू उसकी वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हम सी या सी प्लस प्लस के अंदर बताते थे कि हमें जब भी कोई स्ट्रिंग के अंदर सॉरी कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू देनी होती थी, तो उसकी वैल्यू के हिसाब से उसके साथ में उसकी जो क्या कहते हैं उसको, उसकी जो टाइप होती वो भी हमें देनी पड़ती थी। लेकिन पीएचपी के अंदर ऐसा नहीं होता। पीएचपी के अंदर जो है वो आप टाइप के बगैर जो है वो क्या कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइप नहीं देनी पड़ती, वो टाइप जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है खुद से ही। यानी कंपाइलर जो है वो इसकी वैल्यू देख करके खुद से टाइप का उसको सेट कर लेता है। अब वैर 3 है, ठीक है। वैर 3 के अंदर मैं कोई वैल्यू पास कर लेता हूँ, लेट्स से 90, और एक और वेरिएबल बना लिया वैर 4, और इसको वैल्यू दे दी 10, ओके। अब इन दोनों का मैं सम प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा एको हैश वैर 3। समटाइम बोल सकते हैं कि आज ये कोई वेरिएबल लें आप, और उसमें जो है वो उन दोनों का सम प्रिंट कर दें, तो यहाँ पे वो 100 है, ठीक है। अब क्या जी, अब ये कि इस तरह से भी आप सम प्रिंट करना चाहें कर सकते हैं, या कोई न्यू वेरिएबल बना लें। जैसे मैं सबका वेरिएबल बना लेता हूँ, और इनमें जो है वो वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ इन दोनों के सम की, वैर 3 प्लस वैर 4, और यहाँ पर मैं सम को प्रिंट करवा देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर फिर भी 100 अगर मैं सम प्लस 1 कर दूँ तो 101 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की जाती है। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कोई इस तरह से कर दिया, लेट्स से दिस और वैर इज इक्वल टू 0, वेरिएबल डिक्लेरेशन इसमें सी जो है वो इसी या सी प्लस प्लस के अंदर इस तरह से होता था कि हमने टाइप लिख दी, साथ में नेम लिख दिया, और हमने जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो नहीं दी। ये होता है वैल्यू वेरिएबल डिक्लेरेशन। और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि हमने साथ में कोई वैल्यू दे देते हैं, लेट्स से वैर 8, और यहाँ तक हमने करके इसको छोड़ दिया, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, इक्वल टू करके वैल्यू लिख दी, ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होती है। पीएचपी के अंदर हमें ये यानी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती है, वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वो ओके। इसके बाद क्या हो गया जी, अच्छा ये चीज़ें हो गई, कुछ इफ स्टेटमेंट्स। होप सो आपने जो है वो, वैसे आपको इफ स्टेटमेंट का तो पता ही होगा। इफ स्टेटमेंट में जो है वो एक्चुअली एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, जिसके अंदर हम कंडीशन चेक करते हैं कि आया कि कोई कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, पास हो रही है,
लेट से मैं यहाँ पर कह देता हूँ इफ parentheses, ठीक है। ये एक्चुअली सिंटैक्स होता है, इफ उसके अंदर कंडीशन और कंडीशन के बाद जो है वो उसकी यहाँ पे बॉडी होती है, जिसके अंदर हम अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो कोड एग्जीक्यूट करवाना होता है वो लिखते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी इफ कंडीशन हैज सॉलिडर साइन where 3 ग्रेटर देन वेरिएबल 4, ठीक है। यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर वेरिएबल 3 जो है वो ग्रेटर है वेरिएबल 4 से, तो यहाँ पर लिखो echo where 3 is greater than 4, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि वेरिएबल 3 जो है वो वेरिएबल 4 से बड़ा है, तो ये वाली जो है वो स्टेटमेंट रन होगी, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, ऊपर वाली को मैं जो है वो कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए हम स्टेटमेंट से पहले ये डबल बैक स्लैश का यूज़ करें। अब यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है where 3 is greater than where 4। एक और बात मैं आपको बता दूँ कि अगर हम स्ट्रिंग के अंदर जो है वो यहाँ पर वेरिएबल नेम भी लिख देंगे ना, तो यहाँ पर जो है वो इसको एज अ वेरिएबल ही शो करेगा। तो यहाँ पर ये एरर आ सकता है यानी आपने इसको वेरिएबल नेम यहाँ पर नहीं लिखना। अगर आप स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल नेम कंकैटिनेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप इस तरह से करेंगे var 3 फिर कंकैटिनेशन, ठीक है, फिर ये डबल कोटेशन। ओके जी, ये हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लेस मैं कहता हूँ जी ये लेस देन है, वेरिएबल 3 जो है वो वेरिएबल 4 से लेस देन है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, एल्स पार्ट के अंदर चले जाएंगे। एल्स पार्ट के अंदर क्या होगा कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो यानी ये ट्रू वाला जो कोड ब्लॉक था ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, फॉल्स वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ where 4 is less than where 3, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए लिखा आएगा जी where 4 is less than where 3। तो ये बेसिकली जो है वो फॉर यानी एक कंडीशन होती है। और अगर आप मल्टीपल चेक लगाना चाहते हैं यानी नेस्टेड इफ यूज़ करना चाहते हैं, यानी एक इफ के बाद दूसरी, दूसरी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद दूसरी, लेट से मैं कहता हूँ जी ये अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मैं एक और कंडीशन चेक कर लूँ, लेट से एल्स एफ, और यहाँ पे मैं लिख दूँ हैश वैर 3 इक्वल टू हैश वैर 4। अब यहाँ पर देखें, अगर हम सिंगल जो है वो इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करते हैं तो वो वेरिएबल को जो है वो वैल्यू असाइन हो जाती है। अगर हम डबल इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब कंपैरिजन होता है कि ये यहाँ पर ये चीज़ चेक हो रही है कि वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 के इक्वल है, यानी दोनों की वैल्यूज़ जो है वो सेम है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो मैं लिखता हूँ where 3 and where 4 have same values, ओके। तो वेरिएबल 3 और वेरिएबल 4 जो है वो उसकी सेम वैल्यूज़ हैं अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर मैं एल्स पार्ट के अंदर आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं सिंपल ऐसे ही लिख दूँगा, क्या लिख देता हूँ जी where 3 and where 4 don't same value, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ये लेस देन की कंडीशन चेक होगी,
अगर ये फॉल्स होती है तो फिर ये इक्वल इक्वल टू की कंडीशन चेक होगी, अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो फिर ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये दोनों पार्ट जो है ऊपर वाले स्किप हो जाएंगे। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर लिखे where 3 एंड where 4 डोंट हैव सेम वैल्यूज। ओके, या अब ये वाली पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, क्यों? क्योंकि where 3 लेस देन नहीं है, 90 वैल्यू है इसकी, और ये दोनों इक्वल भी नहीं है, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं दोनों की वैल्यू सेम कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। ओके, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें जो ये वाला पार्ट है था, अब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल जो है वो चेक अगर लगाना चाहें तो इस तरह भी लगा सकते, ठीक है। यानी अगर एक और चेक होता तो यहाँ पर हम फिर एल्स इफ लिखते, फिर यहाँ पर ये कंडीशन देते, और फिर जो है वो हम एल्स पार्ट लगा देते। ओके, तो ये इस तरह से जो है वो आप इफ स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो फॉर लूप मैं आपको बता देता हूँ। फॉर, ये होता है इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स किस तरह से होता है कि यहाँ पर जो है वो, अच्छा अब मैं पहले आपको लूप्स के बारे में बता दूँ। लूप्स के अंदर जो है वो हम वो वाला कोड एग्जीक्यूट करते हैं जिसका जो है वो बार बार जिसकी इटरेशन हो, ठीक है। यानी एक कोड जो है वो बार बार अगर एग्जीक्यूट होना है तो उसको जो है वो हम लूप के अंदर चलाते हैं। लेट्स से जैसे हमने कोई डाटा प्रिंट करना है, ठीक है, डाटा जो है वो सेम उसके अंदर से आ रहा है, टेबल से आ रहा है, और हम एक सीक्वेंस के अंदर प्रिंट कर रहे हैं। तो जो हम प्रिंट करने की जो क्यूरी है, जो प्रिंट स्टेटमेंट है, वो हमने बार बार एग्जीक्यूट करनी है तब तक जब तक जो है वो डाटा प्रिंट नहीं हो जाता। तो उसके लिए हम वाइल लूप का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो लूप, उस चीज़ के लिए भी हम लूप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर कोई अरे के अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, एक अरे है उसके अंदर वैल्यूज़ को हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं, बार बार जो है वो स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए एक्चुअली फॉर ईच लूप का हम इस्तेमाल करते हैं। और फार के अंदर किस चीज़ के लिए, अगर हमें ऑलरेडी पता है कि एक कोड जो है वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, 15 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, तो उसके लिए जो है वो हम फिर फार लूप का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें नहीं पता कि कितनी दफ़ा कोड एग्जीक्यूट होना है तो उसके लिए जो है हम फिर वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर हमें कोई अरेज वगैरह को जो है अरेज से वैल्यूज़ को रिट्रीव करना हो, या अरेज के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम फिर फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जो है फॉर ईच जो है वो अरेज के साथ यूज होती है। ओके, फॉर लूप के अंदर जो है वो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं, हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। 0 से भी कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, जो आपकी मतलब कंडीशन के ऊपर फिट बैठता है तो उसके साथ आप उसको जो है वो इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है वो फिर आप यहाँ पर ये कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं कि लूप को एक्चुअली कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है। एक तो आपने यहाँ पे वैल्यू लिख दी कि लेट से मैं लिख देता हूँ जी 0, और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 10, यानी 0 से लेकर के 10 दफ़ा ये लूप चलेगी। यानी 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, और 9 तक जो है वो चलेगी लूप। तो क्योंकि यहाँ पर जो है वो लेस देन का साइन इस्तेमाल हुआ है। जब तक वैल्यू जो है वो आई की वैल्यू 10 से लेस रहेगी ये लूप एग्जीक्यूट रहेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी अगर आप प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं तो वैल्यूज़ का जो है वो इंक्रीमेंट होगी। अगर आप यहाँ पर जो है वो माइनस माइनस का इस्तेमाल करते हैं तो वैल्यू इसके अंदर डिक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक है। यानी हर इटीरेशन के बाद, यानी एक दफ़ा कोड जो है वो प्रिंट हुआ, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको डॉलर आई, ठीक है। अब वो क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो इंक्रीमेंट की बजाय इसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। अब 0 से इसकी वैल्यू यानी माइनस के अंदर चली जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। अ, ओ, अभी जो है वो मैं इसको प्लस प्लस कर देता हूँ।
कंडीशन एक्चुअली फॉल्स नहीं होगी। ये जो है वो लूप जो है वो फॉर एवर लूप हो जाएगी। क्योंकि हम इसकी जो वैल्यूज़ है वो माइनस माइनस करते रहेंगे, तो ये मतलब लूप जो है वो एग्जीक्यूट होती ही रहेगी, कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि वैल्यूज़ जो है वो माइनस के अंदर चली जाएंगी। यहाँ पर अब मैंने रिफ्रेश किया है, यहाँ पर देखिए लूप जो है वो एग्जीक्यूट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो इसकी माइनस के अंदर आ रही है। तो ये जो है वो क्या हो गई, लूप जो है वो एग्जीक्यूट एंड ही नहीं होगी, इसको बंद करना पड़ेगा मुझे। अब मैं इसको जो है वो प्लस प्लस कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखें 0 से लेकर के 9 तक जो है वो इसकी वैल्यूज़ प्रिंट हुई है। ठीक है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर इसको जो है वो लाइन ब्रेक यहाँ पे लगा देता हूँ। हाँ, अब वैल्यूज़ क्या हुई, 0 से लेकर के 9 तक जो है वो प्रिंट हुई है। यानी 0 1 2 3, अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दूँ, यानी लेस देन इक्वल टू, तो अब 10 तक प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई है कि या तो वैल्यूज़ की 10 से कम हो या इक्वल हो, ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तब तक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर हम उल्टा प्रिंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैं 10 लिखूँगा, यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पर जो है वो माइनस माइनस कर देता हूँ, और यहाँ पर एक्चुअली ग्रेटर लिख। ओके, अब ये जो है वो उल्टी प्रिंट हुई है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरह से जो है वो लूप का एक्चुअली हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वाइल लूप का मैं आपको बता दूँ। अच्छा जी, वाइल लूप को हम इस तरह से लिखते हैं कि यहाँ पर जो है वो कंडीशन आती है, सबसे यहाँ पर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, एक्चुअली इनिशियलाइज करते हैं, और यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं, लेट्स से आई लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पर जो है वो हम इंक्रीमेंट, यानी बॉडी के अंदर जो है वो हम को और साथ में इसका इंक्रीमेंट भी करेंगे। ये डबल प्लस का मतलब ये होता है ये कि ये खुद से जो है वो इसकी वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरह से हम वाइल लूप का भी इसमें यूज़ कर लेते हैं। ओके जी, तो ये हो गया, ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन, लूप्स, इफ स्टेटमेंट्स, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा सेशंस, सेशन क्या होते हैं, सेशन एक्चुअली एक ग्लोबल अरे होती है। ठीक है, जैसे हमने अभी लॉगिन के अंदर यूज़ किया है, लॉगिन के अंदर यहाँ पे ये सेशन स्टार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर ये सेशन जो है वो हम सेट करवा रहे हैं। सेशन को सेट करवाने से पहले जो है वो हमें सेशन का जो फंक्शन, सेशन स्टार्ट का फंक्शन जो है वो हमें लिखना पड़ता है। अब सेशन क्या होता है, सेशन बेसिकली जो है वो एक ग्लोबल अरे होती है, एक पीएचपी की जो है वो बिल्ट इन ग्लोबल अरे होती है, जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पास कर देते हैं, तो वो वैल्यू जो है वो आपको थ्रू आउट दी वेबसाइट किसी भी पेज के ऊपर अवेलेबल होती है। ठीक है, अब लेट से मैंने इसके अंदर जो है वो सेशन मैंने स्टार्ट किया, और ये सारी चीज़ें यानी ट्रू होने के बाद ये एक्चुअली एक लॉगिन का कोड है, जिसमें जो है वो आपका ईमेल और पासवर्ड जो है वो चेक हो रहा है। यहाँ से देखें कि क्यूरी के अंदर हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वी आर ईमेल इज इक्वल टू ईमेल एंड पासवर्ड इज टू पासवर्ड, के अगर ईमेल और पासवर्ड दोनों सेम है, यानी ईमेल और पासवर्ड अगर दोनों सेम है तो उसका रिकॉर्ड मुझे गेट करके दो। अगर वो सेम है, कोई रिकॉर्ड हमें मिल जाता है, तो फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसकी ईमेल और उसका जो यूज़र आईडी है, ठीक है,
उसका जो है वो हम सेशन सेट कर रहे हैं, यानी सेशन के अंदर इनकी वैल्यूज जो है वो पास कर रहे हैं। और यहाँ पर हम सेशन के अंदर जो भी हम एक यानी जो वेरिएबल बना रहे हैं उसकी जो है वो हम ये उसका नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला एक्चुअली इसके अंदर हमने अब इसका सेशन सेट कर दिया, यानी जो वेरिएबल्स इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेशन एरे के अंदर हमने स्टोर करवा दी। अब ये वैल्यूज़ जो है वो हम किसी भी पेज के ऊपर यानी लॉग इन अथेंटिकेशन के लिए चेक कर सकते हैं। आया कि यूज़र जो है वो अथेंटिकेट है, उसने ईमेल और पासवर्ड अपना सही डाल करके जो है वो किया है, यानी लॉग इन हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमें मिल जाती हैं तो इसका मतलब यूज़र जो ऑथेंटिकेट है, तो हम उसको जो भी डाटा है वो उसको पेज के ऊपर वो शो करवाना चाह रहे हैं तो ऑथेंटिकेट यूज़र को, तो वो हम शो करवा देते हैं। अदरवाइज़ जो है उसको हम लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देते हैं। और ये कोड मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यूज़र, अब यूज़र के अंदर आरसी फोल्डर और इसके अंदर हेडर, हेडर के अंदर है जी पाथ की फाइल। यहाँ पर देखिए मैंने सेशन सेट किया, स्टार्ट किया, और उसके अंदर यहाँ पर ये चीज़ चेक हो रही है इफ़ नॉट इज सेट, कि अगर ये वाली यानी ईमेल का सेशन जो है वो सेट नहीं है तो फिर क्या कर दो, फिर रीडायरेक्ट कर दो इंडेक्स पेज, यानी जो कि ये एक्चुअली लॉगिन का पेज है। ठीक है, इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली सेशन का क्या होता है, एक पर्पज़ होता है। सेशन का क्या पर्पज़ होता है कि यहाँ पर हम इन सेशन के अंदर जो है वो हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं जो कि थ्रू आउट दी वेबसाइट किसी भी पेज पे अवेलेबल होता है, जो कि हम जो है वो एक्चुअली में यूज़र की अथेंटिकेशन के लिए जो है वो हम सेशन को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा जी, अच्छा और मैं आपको जो है वो कुछ HTML के बता देता हूँ। HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह से स्टार्ट होता है। हम लिखते हैं HTML और ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले डॉक टाइप, यानी ये जो डॉक्यूमेंट है यानी ये पेज है वो किस तरह का है, यानी उसकी टाइप क्या, वो एक HTML पेज है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक HTML का टैग आता है। ठीक है, HTML का टैग, और उसके बाद हेड टैग आता है। हेड टैग के अंदर क्या होता है, हेड टैग के अंदर जो है वो एक्चुअली हम जो टैग्स होते हैं, एक तो वो देते हैं मेटा टैग्स। ठीक है, जो कि हम मेटा टैग्स के अंदर जो कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे व्यू पोर्ट कौन सा हो, यानी किस डिवाइस के ऊपर जो है वो फिट होना चाहिए, कौन सी डिवाइस के लिए ये पेज है। इसके अलावा कोई और मेटा टैग्स होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एसईओ के लिए। ठीक है, उसके अंदर हम सिर्फ टैग्स लिख देते हैं। इसके अलावा जो है वो हम टाइटल देते हैं, लेट्स से अभी यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पर टाइटल शो होता है। ठीक है, इस जगह के ऊपर अभी जो है हम टाइटल के अंदर कुछ नहीं लिखा तो ये आपको इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला जो PHP का कोड है वो रिमूव कर देता हूँ, और टाइटल के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेस्ट पेज। एक्चुअली यहाँ पर हम पेज का नेम लिखते हैं, जो भी पेज का नेम होता है। तो यहाँ पर मैं टेस्ट पेज लिख देता हूँ, तो यहाँ पर देखें अब यहाँ पर ये एक डिसेंट वे में टेस्ट पेज नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर लिंक देते हैं। एक्चुअली लिंक कौन से, फाइल्स के, कोई भी हमने कोई CSS की फाइल इंक्लूड करवानी है, कोई हमने एक्चुअली कोई बूटस्ट्रैप की फाइल इंक्लूड करवानी है, कोई और स्टाइलिंग फाइल जो है वो स्टाइल शीट कोई भी उसमें इस HTML की फाइल के अंदर इंक्लूड करवानी है, लिंक करवाना है, तो उसके लिए जो है वो हम वो चीज़ जो है वो इस हेड के अंदर लिखते हैं। किस तरह से, हम यहाँ पर लिंक देते हैं रिलेशनशिप, यानी जो रिलेशन है वो स्टाइल शीट है, और टाइप फाइल की टाइप कौन सी है, यानी टेक्स्ट फाइल भी आप दे सकते हैं, CSS फाइल, यानी स्टाइल शीट वाली फाइल जो होती है उसकी एक्सटेंशन .css होती है। ठीक है, वो भी दे सकते हैं, और उसके बाद उस फाइल का यहाँ पर एक्चुअली पाथ देना होता है कि वो फाइल जो है वो एक्चुअली कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो
यानी अभी हमारे CSS के फोल्डर के अंदर ये एक स्टाइल डॉट CSS की फाइल है जिसके अंदर जो है वो हमने स्टाइलिंग की है, ठीक है। तो वो फाइल हम किस तरह देंगे, स्टाइल, सॉरी CSS फोल्डर नेम, और उसके अंदर फिर जो है वो स्टाइल डॉट CSS की फाइल, ठीक है। साथ में एक्सटेंशन भी हमें लगानी पड़ती है। तो इस तरह से जो है वो हेड के अंदर ये चीज़ें डिफाइंड होती हैं। उसके बाद बॉडी टैग आता है। बॉडी टैग के अंदर जो है वो आपकी पेज का जो बॉडी सेक्शन होता है, यानी ये जो बॉडी होती है जो भी आपने पेज के ऊपर डिस्प्ले करना होता है, वो सारा आपने हेड के अंदर यूज़ करना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग टैग बता देता हूँ कि हेडिंग टैग H1, ठीक है। कोई भी HTML का टैग होता है वो हम टैग जो है वो इस तरह से हम लिखते हैं टैग को, यानी लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर जो है वो हम उसका ये स्टार्टिंग टैग होता है और फिर ये एंडिंग टैग होता है, यानी उसको हम बैक स्लैश के साथ एंड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 1, ओके। हेडिंग 1 जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है। अब ये जो बैकग्राउंड पे आपको कलर चेंज हुआ है वो क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक स्टाइल की फाइल लगा दी है। अब स्टाइल की फाइल के अंदर यहाँ पर देखें सबसे पहले, तो ये तो हाइट हो गई, ठीक है। अब बॉडी टैग के अंदर जो है वो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है और यहाँ पर कलर भी दिया हुआ है, यानी बैकग्राउंड का कलर ये है और जो टेक्स्ट कलर है वो ये है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये इसका बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हुआ। ये हो गया आपका हेडिंग 1, और इसके अलावा जो है वो हेडिंग 2, H2, यहाँ पर हेडिंग 2, H2 जो है एक्चुअली हेडिंग 1 से छोटी होगी। तो इस तरह से 5 टाइप्स की जो है वो हेडिंग होती है, H1, H2, H3, H4 और H5, ये हेडिंग होगी। इसके अलावा जो है वो हम फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड्स कैसे बनाते हैं, फॉर्म लिखने के लिए हम ये दो, यानी फॉर्म स्टार्ट और फॉर्म एंड, और इसके अंदर एक्शन और इसके अंदर मेथड। अब एक्शन के अंदर क्या होता है, एक्शन के अंदर जो है वो उस फाइल का नेम होता है जहाँ पर ये फॉर्म में सबमिट होना है। अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स से सबमिट डॉट PHP, ये इस फाइल के ऊपर जो है वो फॉर्म सबमिट होगा। और यहाँ पर मेथड जो है दो टाइप के होते हैं, एक पोस्ट और एक गेट मेथड। पोस्ट मेथड में ये होता है कि जो यहाँ पर हम इनपुट फील्ड बनाते हैं, मैं आपको पोस्ट मेथड का बताता हूँ। टाइप जो है वो आप टेक्स्ट लिखने फिलहाल के लिए, नेम को अभी हम रहने देते हैं। नेम तब यूज़ करते हैं अगर हमने फॉर्म को एक्चुअली में सबमिट करना होता है। चलिए मैं नेम को लिख भी लेता हूँ, क्लास लिख देता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया और उसके नीचे मैं बटन बना लेता हूँ और उसकी टाइप दे देता हूँ सबमिट। रिफ्रेश, और बटन की इसकी यहाँ पर वैल्यू भी लिखनी है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेव, यहाँ पे सेव का बटन बना, ओके। अब यहाँ पर मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ, लेट्स से क्लास जो है वो मैं लिखता हूँ जी 3, और इसको मैं जब सेव बटन पे इंटर हिट करता हूँ, यहाँ पर देखें ये पेज जो है वो कहाँ पे रिडायरेक्ट हुआ है, सबमिट डॉट PHP। तो जब भी फॉर्म सबमिट होता है तो जो एक्शन के अंदर जो चीज़ भी हम लिखते हैं वो उसी के ऊपर, उसी पेज के ऊपर जो है वो फॉर्म रिडायरेक्ट होता है, यानी उसी पेज के ऊपर फॉर्म की जो वैल्यूज़ होती हैं वो सबमिट हो जाती है। अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है, तो फॉर्म क्या होगा, उसी पेज के ऊपर जो भी पेज आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, जिस पेज के अंदर फॉर्म है उसी के ऊपर रिडायरेक्ट होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक्चुअली पेज रिफ्रेश होगा। तो यहाँ पर देखिए पेज जो है वो रिफ्रेश हुआ है। तो ये एक्शन का यूज़ है। अब पोस्ट के अंदर क्या है, जब भी आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो आपको वैल्यू जो है वो डिसअपियर हो जाती है, वैल्यू आपको यहाँ पे शो नहीं होती, ठीक है। ये होता है पोस्ट मेथड। इसके ज़रिए जो वैल्यूज जो होती हैं वो एक सिक्योर वे के अंदर, यानी शो हुए बगैर सर्वर के ऊपर, यानी जो भी पेज आप यहाँ पर देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो सबमिट हो जाती है। और अगर यहाँ पर आप गेट मेथड देते हैं
तो फिर क्या होता है, फिर जो भी आप यहाँ पर वैल्यूज़ आप लिखेंगे, मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, जो भी वैल्यूज़ लिखेंगे वो यहाँ पर यूआरएल के अंदर आपको शो होंगे। तो यहाँ पर देखें इस पेज के ऊपर है, ठीक है। और जो हमने क्लास इनपुट फील्ड का नेम लिखा था उसके अंदर जो वैल्यू हमने लिखी थी वो यहाँ पे शो हो रही है। ये एक्चुअली गेट मेथड की वजह से होता है, ठीक है। अब इनपुट फील्ड कैसे बनाते हैं, इनपुट फील्ड बनाने के लिए हम इनपुट लिखते हैं, उसके अंदर टाइप आगे टाइप इक्वल टू दिस और ये हम स्पेसिफाई करते हैं, फिर हमने उसका नेम दे देते हैं, ठीक है। तो उसको हम सेव कर देंगे तो ये इनपुट फील्ड बन जाएगी। बटन किस तरह से लिखते हैं, बटन का टैग देते हैं, ठीक है। टाइप अगर हमने सबमिट बटन बनाना है तो यहाँ पर सबमिट बटन लिख देंगे, अगर रीसेट बटन बनाना है तो यहाँ पर रीसेट लिख देंगे, RESET। अब रीसेट का क्या यूज़ होता है, रीसेट बटन जो है वो फॉर्म की वैल्यूज़ को रीसेट कर देता है, यानी फॉर्म को फिर से ब्लैंक कर देता है। यानी यहाँ पर मैं कोई अगर वैल्यू लिखता हूँ और मैं जी ओ वैल्यू तो गलत हो गई, मैं इसको रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो फॉर्म जो है वो सारा रीसेट हो जाता है, जितनी भी फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड्स होती हैं वो सारी की सारी ब्लैंक हो जाती है, ओके। तो ये रीसेट बटन का यूज़ होता है। और जो सबमिट बटन होता है वो फॉर्म को एक्चुअली में सबमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, अब क्या हो गया कि अब इनपुट फील्ड की जो टाइप्स हैं वो कितनी टाइप की हो सकती हैं। इनपुट फील्ड जो है वो टेक्स्ट टाइप का भी हो सकता है, नंबर लिखने, तो नंबर टाइप की इनपुट फील्ड बन जाएगी, यानी इसके अंदर जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें ये एक तरह से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बटन भी आपको शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहें, कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखना चाहें, ठीक है, तो वो आप नहीं लिख सकते। इसके अलावा इसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट के अंदर तो सारे टेक्स्ट आ जाते हैं, ईमेल आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस फील्ड को रिक्वायर्ड कर देता हूँ। रिक्वायर्ड का मतलब जब तक इस पे ईमेल इस फील्ड के अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी तब तक फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। जैसे मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये लिखा आ रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, तो ये रिक्वायर्ड का होता है। अगर यहाँ पर मैं कोई टैक्स लिखता हूँ और फिर मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर वो देखें कह रहे हैं कि आप जो है वो ऐड का सिंबल आपने यूज़ नहीं किया, यानी बेसिकली आपको यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऐड लिखता हूँ और फिर मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं सबमिट करता हूँ तो वो सबमिट होता है। यानी यहाँ पर वो बेसिकली एक तरह से एक ईमेल वैल्यूज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। ईमेल के बाद यहाँ पर एक टाइप जो है वो पासवर्ड है। पासवर्ड के अंदर क्या होगा, जो भी आप यहाँ पर इंटर करेंगे वो जो है वो डाटा चक्र में आपको इस तरह से शो होगा। तो इनपुट फील्ड अगर टाइप जो है वो पासवर्ड होगी तो इस तरह से आपको वैल्यू जो है वो शो होगी। अच्छा जी, इसके बाद आप इमेज जो है वो अपने HTML के अंदर पेज के अंदर इमेज को कैसे इंसर्ट करें। इमेज के लिए जो है वो आपका इमेज टैग होते हैं, इसके अंदर आप सोर्स देते हैं, ठीक है। सोर्स के अंदर जहाँ पर आपका इमेज पड़ा है उसका पाथ देते हैं। लेट्स से हम हमारे इमेज फोल्डर के अंदर bg.png के नाम से एक इमेज पड़ा है, ये वाला, ठीक है। हम लिखते हैं इमेज स्लैश bg.png सोर्स के अंदर, ठीक है। यानी इमेज टैग, अब इमेज टैग का जो है वो इसको क्लोज करने की नीड नहीं होती। कुछ फॉर्म्स जो है कुछ टैग्स होते हैं जिनको क्लोज करने की नीड नहीं होती, जैसे इनपुट का टैग है, ठीक है। अगर इसको क्लोज करना भी हो तो एंड के ऊपर जो है वो हम बैक स्लैश लगा दें, ठीक है। तो एक तरह से ये फॉर्म जो है वो यहाँ पर क्लोज भी हो जाता है, सॉरी फॉर्म नहीं, टैग। अब मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये आपको इमेज शो हो रहा है, ठीक है। ये किस लिए शो हो रहा है, ये इमेज के टैग की वजह से। इमेज के अंदर सोर्स और सोर्स के अंदर ये चीज़ है। अगर आपने इमेज की जो है वो हाइट विड्थ सेट करनी है तो उसके लिए आप लिखेंगे स्टाइल, ठीक है, हाइट लेट्स से 200 पिक्सल। हाइट जो है वो हम पिक्सल्स के अंदर भी दे सकते हैं और एक और इंचेस के अंदर भी होता है, ठीक है? और भी इसके अंदर आप दे सकते हैं, परसेंटेज के अंदर भी दे सकते हैं। ओके, हाइट
ठीक है। अब मैंने इसकी हाइट 600 दी तो इसने इसकी हाइट जो है वो 600 कर दी। अब इसकी मैं अगर विड्थ जो है वो 600 कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो गई है। 600 से मैं 2 कर देता हूँ तो और कम हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी हाइट विड्थ जो है वो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं स्टाइल के अंदर जा कर के। स्टाइल के अंदर जा कर के आप कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे H1 लिखता हूँ, ठीक है, और इसको मैं लिखता हूँ दिस इज हेडिंग। और इसका मैं अगर कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके टैग के अंदर ही टैग के अंदर बेसिकली ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। स्टाइल को आपने टैग के अंदर लिखना है। स्टाइल लिखेंगे इक्वल टू का साइन फिर डबल कोटेशन और उसके अंदर आप लिखेंगे कलर। अगर टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो कलर लिखेंगे कोलन और फिर कलर का नाम। यहाँ पर आप रिफ्रेश किया और यहाँ पर ये देखें रेड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। और इसके बाद अगर आपने इसके बाद कॉलम लगाएंगे और इसका आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप लिखेंगे बैकग्राउंड। सिर्फ बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं और बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर यानी अगर आपने कलर चेंज करना है तो सिर्फ बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर यानी दोनों से काम चल जाए। बैकग्राउंड कलर में येलो लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो सारे का येलो है। इसके अलावा एक इनपुट फील्ड और भी होती है, मैं आपको वो भी बता दूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। फाइल के अंदर क्या होता है, हम कोई भी फाइल जो है वो यहाँ से चूज करते हैं। ठीक है। तो उसकी टाइप जो है वो हम फाइल देते हैं। ओके ओके ओके। इसके अलावा और HTML के अंदर फॉर्म का मैंने आपको बता दिया। टेबल का मैं आपको बता दूँ। ओके। तो ये मैंने बूस्टर की फाइल इंक्लूड की है। इससे थोड़ी स्टाइलिंग जो है वो आपको शो होगी। अच्छा जी, टेबल बनाने के लिए हम टेबल का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है। और उसके अंदर जो है फिर हम रो बनाते हैं उसकी। ठीक है। टेबल की जैसे एक रो होती है, हमने एक रो बना दी। उसके बाद हमने TD लिख दिया। TD का मतलब होता है टेबल डाटा, TR का मतलब होता है टेबल रो। ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया जी नेम। एक और कॉलम बना लिया। ये एक्चुअली बेसिकली कॉलम्स हैं। ठीक है। अभी हम रो के अंदर कॉलम्स बना रहे हैं। जी क्या हो गया, नेम हो गई CLA क्लास हो गई। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इसको क्लास टेबल दे देता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पर आपको अच्छा इसके साथ में मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। ठीक है। अभी ये हमारी दो हेडिंग्स बन गई। ठीक है। अब अगर हमने इसको जो है वो टेक्स्ट को हम चाह रहे हैं कि जो हेडिंग है वो हमारी एक मतलब बोल्ड टाइप के अंदर नज़र आए तो फिर हम TH का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है। TH मतलब टेबल हेडिंग। तो इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बोल्ड लुक में नज़र आ रहा है। हम एक और हेडिंग भी बना लेते हैं क्लास। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर हम लिख। ठीक है। रिफ्रेश। ये चीज़ें आ गई। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ डालनी है तो हम एक और रो बना देंगे। ठीक है। और उसके अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं यानी नेम के अंदर हमारा आ जाता है लेट्स से अली। एक और बना लेते हैं, इसके अंदर हम लिख देते हैं जी रोल नंबर दिस। एक और बना लेते हैं कॉलम जिसके अंदर हम क्लास लिखेंगे 3। ओके।
रिफ्रेश किया। अब ये एक्चुअली एक आपको टेबल नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसकी जो है वो मैं इसकी जो एक्चुअली जो टेबल बॉडी है उसको मैं यानी जो वैल्यूज़ हैं उसको मैं मल्टीपल कर देता हूँ, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं। तो ये इस तरह से जो है वो आपको एक टेबल बना सकते हैं। अभी जो है वो फुल पेज के ऊपर है। मैं इसकी विड्थ कम कर देता हूँ। विड्थ तो जो है मैं इसकी कर देता हूँ जी 20%। तो अभी जो है वो आपको इसकी जो विड्थ है वो कम हो गई है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली इस तरह से एक टेबल जो है वो आपको शो होती है। यानी टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल टैग लिखते हैं, उसके बाद टी आर रो बनाते हैं उसकी, उसके बाद हम टेबल की हेडिंग बताते हैं। हेडिंग का मतलब ये है कि टॉप के ऊपर जो टेबल की हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो है वो टेबल का एक्चुअली डाटा शुरू होता है। डाटा कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से हमने एक और रो बनाई और उसके अंदर हमने डाटा प्रिंट कर दिया, फिर एक और रो बनाई उसके अंदर डाटा लिख दिया, ठीक है। यानी इस तरह से हम ये एक रो बनाई, फिर दूसरी रो बनाई, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर पांचवा। इस तरह से हम रो बना करके उसके अंदर कॉलम्स की जो वैल्यूज़ हैं वो लिखते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल्स बना देते हैं। ओके, आपको टेबल बना दिया। आपको जो है वो हेडिंग का मैंने बता दिया। अच्छा, इसके अलावा डिव का भी इस्तेमाल होता है। डिव जो है वो बेसिकली सेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिव, और यहाँ पर मैं स्टाइल बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं देता हूँ इसका रेड, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, और इसके अलावा एक और डिव बना लेते हैं, और स्टाइल बैकग्राउंड ब्लू, ठीक है। और इसके अंदर हेडिंग के अंदर कुछ रिफ्रेश। अब यहाँ पर देखें ये दो डिव बन गई। डिव क्या होता है, डिव जो है वो बेसिकली आपका पेज जो है वो सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यानी आप एक मल्टीपल सेक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो यानी एक सेक्शन के अंदर कोई काम करना चाह रहे हैं, एक सेक्शन के अंदर कोई और काम करना चाह रहे हैं, उसकी स्टाइलिंग जो है वो डिफरेंटली यहाँ से करना चाह रहे हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ एक डिव बनाऊँ जिसका कलर जो है वो रेड दूँ, एक और डिव बनाऊँ जिसका कलर जो है वो ब्लू दूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप सेक्शन के अंदर अपने पेज को डिवाइड करके उसका कलर जो है उसकी स्टाइलिंग डिफरेंट कर सकते हैं। यानी हर सेक्शन को आप डिफरेंटली जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। तो सेक्शन बनाने के लिए जो है वो यानी उसकी पोर्शन डिव जो है वो पोर्शन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन का जो होता है वो भी इसी के लिए हम यूज़ करते हैं। सेक्शन का भी टैग होता है सेक्शन, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसका स्टाइल बैकग्राउंड, और इसको मैं लेट से ब्लैक कर देता हूँ, और इसका स्टाइल और इसका कलर जो है वो मैं चलें इस तरह से इसी के अंदर मैं लिख देता हूँ कलर, और इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली सेक्शन से भी डिव वाला काम होता है, लेकिन सेक्शन तब हम यानी जो प्रैक्टिस है, सेक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमने ज़्यादा यानी एक लंबा सा सेक्शन बनाना है, ठीक है। यानी एक ऐसा सेक्शन जिसके अंदर यानी ये अगर ये हम इसको एज अ होल देख लें तो ये बेसिकली एक सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन जो है वो पेज का एक बड़ा पोर्शन होता है, जो डिव होता है वो पेज का एक छोटा पोर्शन होता है। यानी सेक्शन के अंदर हम एक मज़ीद जो है सेक्शन सब सेक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम फिर डिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डिव जो है वो बेसिकली पेज को डिवाइड करता है पोर्शन के अंदर। अच्छा, और एक और चीज़ ये जो आपका ये है पेज है, ठीक है। इसके हम 12 इसके जो है हम 12 कॉलम जो है वो बना सकते हैं। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो पेज है यहाँ से लेकर के अ, ये जो पेज है, ठीक है। ये बेसिकली एक HTML जो पेज है ये इसके 12 कॉलम्स होते हैं। यानी अगर हम इसको वर्टिकली देखें तो इसके आपको 12 कॉलम्स जो है वो एक पेज के होते हैं।
यानी आप पेज को 12 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब कैसे डिवाइड करते हैं, इसके लिए मैं एक डिव बताता हूँ। डिव कंटेनर, CONTAINR कंटेनर, उसके बाद हमने एक रो ली, ठीक है। अब रो क्या हो गई, यानी इस तरह से वर्टिकली हमने एक रो ले ली, ठीक है। अब रो के अंदर हम कॉलम डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी, हॉरिजेंटली रो ले ली और वर्टिकली हमने कॉलम लेने हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ div डॉट कॉल डॉट md, लेट्स से 3, ठीक है। अब मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है, स्टाइल बैकग्राउंड रेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ div, सॉरी, 3, कि यहाँ पे ये 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्पेस आ रही है क्योंकि ये इसको मैंने कंटेनर की क्लास दी हुई है। कंटेनर से क्या होता है कि यहाँ से और एंड से थोड़ी सी आपको स्पेस मिल जाती है। अभी के लिए मैं इस कंटेनर को वेट करिए, अभी इस कंटेनर को रहने दें आप, ठीक है। अभी जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ ये कॉलम्स देखें, ठीक है। अब ये 3 कॉलम्स बन गए। अब इसने पूरी जो है वो इस पूरे पेज के ऊपर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं की, सिर्फ और सिर्फ पहले जो उसके 3 कॉलम्स थे उसके ऊपर जो है वो इसने स्पेस लिया। अब मैं एक और 3 कॉलम्स ले लेता हूँ और इसका कलर जो है मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। अब और 3 कॉलम आ गए हमारे पास, एक और 3 कॉलम्स 9 हो जाएंगे, ठीक है। और इसका कलर मैं येलो, और 3 कॉलम्स लिख देते हैं और इसका कलर जो है वो मैं ऑरेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, बेसिकली हमारे पास ये 3 3 करके कितने हो गए, 1 2 3 4 4, यानी 12 कॉलम्स हो गए, ठीक है। यानी एक पेज को आप जो है वो 12 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 12 से ज़्यादा करेंगे, लेट से मैं एक ही रो के अंदर जो है वो 3 और कॉलम ऐड कर देता हूँ, इवन 1 कॉलम भी मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ, कौन सा दूँ, डार्क ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। तो वो इसको क्या करेगा, एक्चुअली मैंने क्योंकि 1 लिखा था तो मैं यहाँ पर इसको 1 नहीं लिखता, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसको न्यू रो के अंदर डाल देगा, क्यों, क्योंकि एक पेज के ऊपर मैक्सिमम आपको 12 कॉलम्स जो है वो अलाउ होते हैं, यानी 12 कॉलम्स के अंदर जो है वो आप अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर आप वर्टिकली पेज को डिवाइड करना चाह रहे हैं तो वर्टिकली जो है वो आप 12 कॉलम्स के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। रोज़ जो है वो आप मल्टीपल बना सकते हैं, रोज़ का इशू नहीं होता, रोज़ जो है वो आप जितनी चाहे आप बना सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं एक और रो बना देता हूँ, इसी रो को एक्चुअली मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, एक और रो बना दी, ठीक है। 3 रोज बना दी है मैंने, तो यहाँ पर बेसिकली 3 जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। 4 रो के दरमियान जो है वो मैं थोड़ा सा डिफरेंस दे देता हूँ ताकि आपको स्पेस दे देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। अब क्या है कि आप रोज़ जो है वो मल्टीपल बना सकते हैं, अगर रो पेज से ज़्यादा हो जाएंगी तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाएगा, ठीक है, तो आप पेज को स्क्रॉल कर लेंगे। तो रोज़ मल्टीपल बना सकते हैं, लेकिन वर्टिकली जो आपके कॉलम्स होते हैं वो मैक्सिमम 12 होते हैं, यानी आप अपने पेज को 12 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पेज की वो डिवीजन हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा डाटाबेस का मैं आपको कुछ बता देता हूँ, डाटाबेस की जो क्यूरीज हैं। डाटाबेस एग्जाम सीक्वेंस, ठीक है।
अब डेटाबेस बनाने के लिए न्यू डेटाबेस बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, जब आप PHP माई एडमिन आएंगे तो यहाँ से न्यू के अंदर जाएंगे और न्यू के ऊपर यहाँ पर डेटाबेस का नेम लिख करके लेट्स से मैं टेस्ट डीबी लिख देता हूँ, टेस्ट डीबी, और इसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपको टेस्ट डीबी के नाम से ये डाटा चल रहा है। यहाँ पर आप टेबल बनानी है। ठीक है, हम डेटाबेस के अंदर साथ सारे टेबल भी चाहिए, तो यार यहाँ पर लिखते हैं टेस्ट टेबल। ठीक है, इसको हम यहाँ पर उसके कॉलम्स बताते हैं कि टेबल के अंदर कितने आपके कॉलम होने चाहिए। और ठीक है, यहाँ पर मैं टेबल आईडी, यहाँ पर लेट से ये कोई स्टूडेंट की टेबल है तो यहाँ पर मैं इसका नेम लिख देता हूँ, इसके यहाँ पर रोल नंबर यानी जो उसका रोल नंबर है वो, और इसकी क्लास। ये यहाँ पर इसकी डाटा टाइप्स होती हैं, लेट से ये वार्चर है। ठीक है, वार्चर का मतलब यहाँ यानी इस टेबल के इस कॉलम्स के अंदर जो है वो आप कोई भी डाटा यानी आप इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब इसको जो इसकी आईडी है, हर दफ़ा जब भी रिकॉर्ड इंटर होगा इसकी आईडी जो है वो खुद से इंक्रीमेंट होती रहेगी, ये एक्चुअली एक प्राइमरी की भी बन जाएगी। अगर हम वार्चर लिखते हैं तो इसके अंदर हमें वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि कितनी वैल्यूज जो है वो एक कॉलम के अंदर आप स्टोर करवाना चाह रहे हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये डेटाबेस बन गया और इसके अंदर जो है वो आपकी एक टेबल टेस्ट टेबल के नाम से बन गई। ठीक है, इस तरह से जो है वो आप एक डेटाबेस बना सकते हैं। ओके, तो अभी मुझे ऑफिस जाना है, बाकी जो है वो आपको एक